दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस PYQ की सीरीज में। तो हमने नागरिकता का देख लिया, सिटीजनशिप हमने देखा है, आज मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। सिटीजनशिप का जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो थियरी है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। अब जो है उसका MCQ देख लेते हैं, PYQ में क्या क्या पूछा है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन इसमें, एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन CAA के दायरे से बाहर नहीं है? तो कौन सा जो है पूर्णतः नागरिकता संशोधन विधेयक जो CAA है, CAA के दायरे से बाहर नहीं है, वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के दायरे से बाहर नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है, ये आंसर सही है। जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू की गई है, लागू है। इनर लाइन परमिट होता है, ILP कहते हैं। बिना परमिशन लिए जो देश का नागरिक है वो भी वहाँ कुछ एरिया में, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ घूम नहीं सकता है। अर्थात यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर में लागू नहीं होंगे। जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे सिक्किम, असम, त्रिपुरा के अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर ये कानून लागू होगा। अर्थात राज्य पूर्णतः नागरिक संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर है, त्रिपुरा है। ठीक है। और इनर लाइन परमिट क्या होता है? तो भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को देश के भीतर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति प्रदान करता है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट काफ़ी है इनर लाइन परमिट, UPSC में पूछा था एक बार। तो याद रखिएगा कि देश के नागरिकों को ही देश के भीतर कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे सबको जाना अलाउ नहीं है, तो कुछ सीमित समय के लिए यात्रा करने की अनुमति ये इनर लाइन परमिट देता है, जिसका रेगुलेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पे किया जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो पूरे समाज से अलग हैं, तो उनकी कल्चर, उनकी व्यवस्था, उनका जो रहन सहन है, उनको प्रिजर्व, संरक्षित करना है। इस वजह से ऐसा किया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी होता है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 7 है और भाग 9 है। तो किसमें हम पाते हैं? तो हमने पढ़ा है आपको कि भाग 2 के 5 से 11 के अनुच्छेद के बीच में हमें नागरिकता को पाते हैं हम लोग। ठीक है। तो याद रखिएगा सर, 5 से 11 के बीच में है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, और संसद है। तो हमने बताया था कि जो अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है, और 11वां पावर देता है संसद को कि वह नागरिकता के अर्जन और उसके विलोपन के लिए या समापन के लिए कानून बना सकता है। कब से कब तक? तो 1950 तक, तो 26 जनवरी 1950 तक तो जो हमारा संविधान है वो पहचानता है कि कौन नागरिक है देश का, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जो नए लोग आए हैं उनको हमारा संविधान नहीं पहचानता है। तो वही पावर दिया था कि अब आप क्या करिए, संसद 11 में मैं पावर देता हूँ कि आप कानून बनाइए जिसके तहत आप नागरिकता के अर्जन और उसके समापन के लिए आप कानून बना सकते हैं। संसद के बारे में पावर है, संसद जिस तरह से चाहे नागरिकता पे कानून बना सकता है। तो कौन होगा इसमें आंसर? डी इसका आंसर होगा। संसद ऐसा कानून बना सकती है और आर्टिकल 11 में संविधान ने शक्ति दी हुई है। तो उसी शक्ति का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया था हमारा संसद ने। और इस आधार पे नागरिकता को 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है। तो डिटेल में हमने बताया है, इतना इस पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो मेरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो ये व्याख्या वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने हेतु शक्ति प्रदान करता है? तो बताया था मैंने कि आर्टिकल 11 ऐसा करता है। तो डी आंसर इसका सत्य है। अगला है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से
कौन सी सही है? तो भारत में जो नागरिकता है उसकी विशेषता में से कौन सी सही है? तो पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता है। तो हाँ, राज्य की एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो हाँ, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है बताना है आपको। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, संपूर्ण भारत की एक ही नागरिकता है। सी इसका आंसर सही है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो राज्य की एकल नागरिकता आप उसको टिक कर सकते थे। कभी कभी भारत को भी राज्य कह देता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये राज्य मतलब यहाँ पे स्टेट के बारे में बता रहा है, जो कि जैसे यूपी है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उस वो राज्य लिखा हुआ है। तो उस राज्य की नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, अगला है 6ठे नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल, उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकल नागरिकता प्राप्त प्रदान करता है। बी आंसर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह क्या करता है? भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। तो हाँ, इसे भी खो देता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। तो इसके द्वारा भी वो खो देता है। अगला है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। तो अन्य से विवाह करेगा तो नागरिकता नहीं जाती। सरकार की आलोचना करता है तो सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। तो पूरा संसद ही खाली हो जाएगा। तो आलोचना करने भर से नागरिकता चली जाएगी? तो सिर्फ आलोचना करने भर से नहीं जाएगी। संविधान में अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसका कोई मान नहीं रहा है उसको, तब जो है नागरिकता जा सकती है। या तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा आदमी हो तो उस समय जा सकती है। तो इसका 1 और 2 आंसर सही होगा, केवल सी आंसर सही होगा। ठीक है, तो संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इसमें स्वयं त्यागने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जन करने के से भारत सरकार कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध किया गया है। ठीक है, बाकी आलोचना करने से नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? अर्ह नहीं है, कौन नहीं है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो संशोधन किया गया था 2015 में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन नहीं है बताना है। तो पहला है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, तो वो अर्य है, वो उस एलिजिबल है। वो अर्य मतलब एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबल है वो। ठीक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वो भी एलिजिबल है भाई, वो काहे नहीं होगी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं, तो ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह या पितामही या मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, तो ये भी पा सकते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, सी वाले नहीं पा सकते। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन 2015 में जो किया था, इसके अंतर्गत वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए एलिजिबल नहीं है। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए। ठीक है, तो संशोधन अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मगर सिंपल बात यही है कि जो डिवाइड के समय जो पाकिस्तान का प्रवासी हो गया, उसको जो है ये कार्ड धारक नहीं बन सकता। वो कौन सा कार्ड धारक नहीं बन सकता? तो कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, 9वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 है, सी आंसर सत्य है इसका। अगला है, तो 9वीं क्वेश्चन आया था, वो कम आया है और फिर भी चलिए तो इतना इसको देख लेते हैं